आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग आज की तारीख जो है आपकी 14 मई है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी और उसका जो कॉमन पेपर है इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, जो कि हम लोग का यूनिट कौन सा है, सब्जेक्ट हम लोग का जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 6 है। कौन सा यूनिट 6 है, जिसको हम लोग रिसर्च जानते हैं। रिसर्च वही फर्स्ट पेपर जब आप इसको देखेंगे तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। इसमें फिर इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पे रहती। हम लोगों ने अभी यूनिट 6 के सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया, सेक्शन बी को हमने प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ वो टूल्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टूल्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे थे। सर मुझे एक डाउट पूछना था। पूछे सर, एक्सीडेंटल और कन्वीनियंट में ये दोनों अलग होते हैं ना? कन्वीनियंट में ये होता है कि हम पर्टिकुलर कुछ जगह चूज करते हैं कि मुझे जहां आसानी से रिसर्च मतलब डेटा मिल जाए। ठीक है। और एक्सीडेंटल में ये होता है कि हम अचानक जा रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, या फिर मुझे कोई भीड़ दिख गई, मुझे जैसे मॉल के सामने या फिर कहीं भी 100 लोगों का डेटा हमें कलेक्ट करना है, उनकी ओपिनियन जाननी है, तो वो हम ले लेते हैं अचानक से। तो ये दोनों अलग होते हैं सर। तो मैंने क्या बताया था सर? आपने कंबाइन किया था कि एक्सीडेंटल मतलब ध्यान रखो, एक्सीडेंटल को मैंने कन्वीनियंट को एक्सीडेंटल कहा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सीडेंटल को मैंने कहीं और ही बता रखा है। बताओ। कन्वीनियंस में तो नेहा अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग था। एक्सीडेंटल में तो हम कहीं से भी सडनली ले सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार ही लेंगे। उसमें तो हमारी सुविधा आती है कन्वीनियंस में तो। हाँ, वही कह रहे हैं कि कन्वीनियंट का हम अपनी सुविधा के अनुसार वो जगह चूज करते हैं, वो जनसंख्या। लेकिन एक्सीडेंटल में हमारा कहीं भी मिल। सर उसमें हम आज जब देख रहे थे तो उसमें ये ये आ रहा था कि कन्वीनियंट को ही एक्सीडेंटल बोलते हैं। हमने नोट भी किया है सर। कन्वीनियंस से एक्सीडेंटल को कहते हैं सुविधाजनक, बोलते हैं कन्वीनियंस को सुविधाजनक। लेकिन एक्सीडेंटल रूप में कोई चीज मिलती है तो वो जब चीज आपको मिलती है तो वो आपके अकॉर्डिंग, जब वो आपकी सुविधा के लायक, मतलब आप उसको रिलायबल कर लेंगे कि आपके लिए वो यूजफुल है कि नहीं है, तो उसी को आप यूज करोगे। भले ही वो आपको अचानक से, लेकिन अचानक से मिलने के बाद एक्सीडेंटल वही होता है कि हम मान लो जैसे कहीं जा रहे हैं, अब बहुत समय से हम परेशान हैं कि हमें हमारा रिसर्च से रिलेटेड पॉपुलेशन वो मिल नहीं रही। अचानक से कहीं मान लो एक किसी समूह में गए और अचानक से मेरे अकॉर्डिंग वो चीजें मिल गई अचानक रूप से, तो एक्सीडेंटल रूप में, तो इसीलिए इसको कन्वीनियंस सैंपलिंग में ऐड किया गया है और इसी में ही रखने को बताया उन्होंने। ठीक है, आप बुक्स भी पढ़ोगे तो बुक्स में भी इसी के बारे में ये लोग रिफर करते हैं। सर उसमें हम केवीएस मैदान में देखे थे तो उसमें एक्सीडेंटल और कन्वीनियंट को अलग अलग बताया गया है। और लेकिन कन्वीनियंस के कई रूप अगर आप देखोगे, इसीलिए कन्वीनियंस के साथ साथ मैंने अलग से भी इसको बताया कि एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि एक्सीडेंटल किसके अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाता है तो आप बताओ कि नॉन रैंडम सैंपलिंग में, लेकिन ये और इंटरनल पार्ट्स को बताया गया है कि अगर सबको अगर हम एक साथ रखना चाहे तो कन्वीनियंस में या सुविधाजनक में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बताया। इसमें जो क्लास में हम लोगों ने बताया था उसमें बताया था कन्वीनियंस सैंपलिंग होती, इसके अंतर्गत ये सब आएंगे। अब ये दोनों में वैरायटीज अलग अलग होंगी, क्वालिटीज अलग अलग होंगी, लेकिन कुछ आपको कन्वीनियंस सैंपलिंग से उसकी क्वालिटीज मिलती जुलती रहेंगी, इसीलिए उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग में रखा गया एक्सीडेंटल सैंपलिंग को। जी ठीक, इसीलिए उसको रखा गया है। ठीक है, और कोई बताओ? जी सर नहीं, और कोई डाउट नहीं है। और मल्टीपल को तो हम उसी नॉन रैंडम में रखेंगे।
हाँ मल्टीपल, हाँ मल्टीपल और मल्टी स्टेज मैंने बताया था। तो मल्टीपल को नॉन रैंडम सैंपलिंग में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक बार हम संतुष्ट नहीं होते, दूसरी बार निकालते, तीसरी बार निकालते, चौथी बार, तो हम एक ही सैंपलिंग से बार बार, एक ही पॉपुलेशन से बार बार सैंपलिंग लेते हैं। लेकिन जब कहीं क्वेश्चन ये आ जाए कि एक पॉपुलेशन से हमने सैंपलिंग लिया, फिर उस सैंपलिंग से अदर सैंपलिंग ली, तब ये कौन सी स्टेज कहलाती है? तो ये आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाएगी। लेकिन एक ही पॉपुलेशन से जब हम कई बार क्या निकालते हैं, आपके सैंपल निकालते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। ये क्लियर है? मल्टीपल कहते हैं हम लोग। जी सर। चलिए जी सर, ये सब ठीक है। अब चलते हैं रिसर्च टूल की तरफ। रिसर्च टूल में आपको क्या आता है ये देखिए। ठीक है, रिसर्च टूल में हम लोग देखते हैं क्या की जाएंगी। ठीक, रिसर्च टूल में सबसे पहले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो क्या आया था सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया था उसमें? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। और बोलिए कौन कौन से बताए थे मैंने? सर यही तीनों आया था, 3 बताए थे सर, और फिर टाइप्स ऑफ टूल्स बताए थे आपने। तो सबसे पहले हम लोग ने वैलिडिटी की बात करी थी, रिलायबिलिटी की बात करी थी, और फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं वैलिडिटी की बात करते हैं। ठीक, वैलिडिटी या वैधता। चलो वैधता की डेफिनेशन बताओ जरा मुझे। वैधता की डेफिनेशन क्या होगी? किसी को आता हो तो बताओ। सर जो मान्य हो, मतलब वैध हो, जो रिलायबल हो। एग्जैक्ट मुझे इसका, हाँ। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप तो जो मान्य हो, कैसे मान्य हो? सर डेफिनेशन नहीं आता। और कोई बताओ, और कोई जुड़ा है साथ में आपके? और कोई जुड़ा है? हाशमी जी हैं केवल। कौन? हाशमी जी हैं, केवल 2 ही लोग हैं। कौन नाम बताओ? हाशमी जी बस हैं सर, और हम। हाशमी जी हैं? अच्छा, हाशमी जी और कोई नहीं है। लग रहा वो भी गए। इसमें काफी कम लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है, कुछ लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सबकी कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम बनी हुई है, इसलिए सब लोग अपसेट हो रहे हैं ज्यादा। लेकिन ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, और रिसर्च जो है सर हम बीच में छूट गया था। क्या हो गया? सर बीच में मेरा छूट गया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स और वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी होती क्या है? मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसके लिए हमने बनाया, जैसे मान लो कोई विषय वस्तु है और उस विषय वस्तु के लिए हमने कोई भी टूल्स बनाया, तो वो टूल्स क्या उस चीज को कंप्लीट कर रहा है 100% की नहीं कर रहा है। जैसे मान लो 28 दिन का हम रिचार्ज कराते हैं, तो क्या वो 28 दिन चलता है कि नहीं चलता है? जब चलता है, टोटल 28 दिन चलेगा, उसको वैलिड बताएंगे। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी टूल बनाया है हमने, और वह कार्य को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब ये बताने का प्रयास करते हैं तो उसको वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं। अब वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। वैधता का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछे क्या आपने हाई स्कूल किया, तो कहोगे आपने हाँ, तो आपसे कहा जाएगा कि आपने इंटर किया है, कहा हाँ, तो अब मतलब आपने दोनों चीज किया। लेकिन कोई तीसरा पर्सन आए तो आपने कहा कि मैं इंटर पास हूँ, तो वो आपसे कहे क्या आपने हाई स्कूल भी किया है क्या? तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हाई स्कूल आपकी वैधता के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर एक विश्वसनीय होता है, एक वैधता होती है, एक रिलायबल होता है, एक रिलायबिलिटी होती है, एक वैलिडिटी होती है। तो हम लोग सबसे पहले वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या होती है? वैधता का मतलब होता है जो निर्धारित समय तक चलता है।
अब वैधता भी आपके दो प्रकार की होती है, कितनी? अगर इनके टाइप्स की बात करेंगे, इंटरनल, इनके टाइप्स आपके दो प्रकार इंटरनल के मिलेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है? बोलिए सर इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, वैधता की जब टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप इसके दो और प्रकार इसमें के, एक्यूरेसी होती है। हाँ, एक एक्सटर्नल एक्यूरेसी पाई जाती है। इंटरनल। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, और दूसरी आपकी इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है? इंटरनल वैलिडिटी, दो प्रकार की वैधता आपको देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पहले अब एक्सटर्नल जो होती है इसको हम बोलते हैं बाह्य वैधता। क्या बोलते हैं? बाह्य वैधता। इसको बोलते हैं आंतरिक वैधता, ठीक? आंतरिक वैधता बोलते हैं। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, बताओ, पता है? बताओ भाई, पता है? नो सर, नहीं मालूम। वाह भाई वाह। और किसी को पता है? हेलो। हाँ बोले बोले। हाँ सर, इंटरनल वैलिडिटी उसकी एक्यूरेसी को देखती है ना। हाँ, और बताओ, एक्यूरेसी से रिलेटेड आपने बताया, और बताइए। और किसी को नहीं पता? सर ये पहली स्लाइड है। हाँ, पहला ही अभी पॉइंट मैंने अभी बताया भी नहीं है, बस देख रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। देख लेगा नहीं सर, लेट हो गया, क्योंकि गाड़ी चला रहे थे सर, लैपटॉप ओहो, गाड़ी चला रहे थे, आप भी पहुंच गए। ओहो, चलो चलो चलो, सबसे पहले हम वैधता की बात हम लोगों ने करी। अब जितने लोग आने थे आ चुके, अब कोई आए, तो चलो वैलिडिटी की डेफिनेशन सबसे पहले कहते हैं वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोर्टेड, ठीक है, सपोज्ड टू मेजर। मतलब कहता है कि वैधता वह सीमा होती है जहां तक एक परीक्षण मापा जा सकता है, या इससे और क्या चीज हम माप सकते हैं इसके बारे में कहता है कि डेटा को एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक ऐसी जानकारी जो केवल 100% श्योरिटी देती है। 100% वैलिडिटी जब कभी भी होगी, जहां पर वैलिडिटी दिखाई देगा वो 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा जो है रिसर्च जो है बेटर है, अच्छा है, ठीक है, बेटर है, अच्छा है इस पे, ठीक है। सर इसकी डिफिनेशन लिखवा दीजिए। तो टाइप में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? टाइप्स की, बताओ सर। हाँ, टाइप में हम बात कर रहे हैं, टाइप में डिफिनेशन लिखवा दो। हेलो सर। हाँ बोलिए। कह रहे वैधता की वो डिफिनेशन लिखवा दीजिए, बोल दीजिए एक बार। हाँ लिखिए। बोल दे सर। हाँ लिखिए, लिखिए वैधता, लिखिए। वैधता वह सीमा है, वैधता वह सीमा है, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट, जिस सीमा तक एक परीक्षण को मापा जाता है, एक परीक्षण को मापा जाता है, एक परीक्षण को मापा जाता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए, जैसे किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है।
ठीक है, यहाँ पर होता है। और एक इसके 3 पॉइंट लिखे, मुख्य रूप से वैधता के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लिखेंगे वैधता के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसपे लिखेंगे परीक्षण का स्वरूप। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है, परीक्षण का स्वरूप, द फॉर्म ऑफ द टेस्ट। क्या लिखें, द, यहां पे लिखो द फॉर्म ऑफ द टेस्ट हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे पॉइंट में लिखिए द पर्पस ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का उद्देश्य लिखेंगे, द पर्पस ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या है, पहले मैंने बताया परीक्षण का स्वरूप कैसा हो, परीक्षण का उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। और तीसरे पॉइंट में कहते हैं द पॉपुलेशन फॉर whom इट इज इंटेंडेड। ठीक है, वह जनसंख्या जिसके लिए यह बनाया गया है, लिखेंगे द पॉपुलेशन ठीक है, क्या लिखें, द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन फॉर, ठीक, द पॉपुलेशन फॉर whom, ठीक है, whom it intend, ठीक है, whom it is इंटेंडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी, वह जनसंख्या जिसके लिए यह बनाया गया हो। ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये 3 पॉइंट क्या होते हैं, वैलिडिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि इसमें सबसे पहले में क्या बताया कि परीक्षण का रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा, उसका आकार कैसा है। दूसरे में कहता है कि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता है जो पॉपुलेशन ली गई, उस पॉपुलेशन से रिलेटेड उन चीजों को वो डिस्कस करके बताता है। अब यहाँ पर क्लियर हुआ, बताओ। जी सर, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आप वैलिडिटी की बात करते हो, एक बाह्य वैधता होती है और दूसरी आंतरिक वैधता होती है। ये सामान्य रूपों में सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बाह्य वैधता को हम जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण कर सकते हैं। बाह्य वैधता को लिखेंगे जनरलाइजेशन, इसको हम कर सकते हैं सभी के साथ। ठीक है, बाह्य वैधता को, जबकि इंटरनल वैलिडिटी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरनल वैलिडिटी जब कभी भी आती है, जब कभी आंतरिक वैधता की बात करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स इसमें भी आते हैं, वेरिएबल्स इसमें भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को, कॉज एंड इफेक्ट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, इसकी चीजें होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि अब देखिए इंटरनल, बाह्य रूप में क्या होता है कि बाहरी रूपों को हम लोग देख ले, लेकिन इंटरनल में क्या होता है, उसकी डिजाइन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट डिजाइन भी देखते हैं, कंटेंट डिजाइन। ठीक, कंटेंट डिजाइन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो ये डिवाइडेशन होता है, एक दूसरा डिवाइडेशन, एक अलग से अगर डिवाइडेशन देखोगे, एक अलग से डिवाइडेशन, चलो हम देखते हैं, क्योंकि ये भी एक डिवाइडेशन है। लेकिन इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो डिवाइडेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उस वाले के लिए तैयार हो, चलो उस वाले को हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके डिवाइडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा। ठीक, बहुत कायदे से ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसी ग्राफ की सहायता से हम लोग पूरी चीजों को कवर करेंगे ना। क्या करेंगे, पूरी चीजों कवर करेंगे। सबसे पहला कौन सा आता है, कंटेंट वैलिडिटी। क्या आती है, कंटेंट आता है, वैलिडिटी लिख लेंगे सब लोग ना, कंटेंट वैलिडिटी आप लिख लो।
वैलिडिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट कंटेंट वैलिडिटी होती है। दूसरा होता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। दूसरा होता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, मतलब नंबर 1, 2 और नंबर 3। नंबर 3 पे कौन सा आएगा बताओ? नंबर 3 पे हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखने को मिलता है हम लोगों को। समझ में आ रहा है? बताओ इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सर सेकंड पे क्या लिखा है आपने? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, मानदंड संबंधित वैधता। क्या बोलते हैं? मानदंड संबंधित वैधता। मानदंड संबंधित वैधता होती है। ठीक है, इसको कंटेंट को क्या बोलते हैं? सामग्री वैधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामग्री वैधता बोलते हैं। ठीक, सामग्री वैधता। और कंस्ट्रक्ट को क्या बोलते हैं? निर्माण वैधता या रचनात्मक वैधता। क्या बोलते हैं? निर्माण वैधता या रचनात्मक वैधता हम लोग बोलते हैं इसको। क्लियर? ये 3 पॉइंट, 3 नाम आपको मिले। अब इसके साथ और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सामग्री वैधता की या कंटेंट वैलिडिटी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी होती क्या है? कहता है कि कंटेंट वैलिडिटी रिलेटेड टू द रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ए रिसर्च टूल टू द ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। कहता है कि विषय वस्तु वैधता का उद्देश्य के लिए एक शोध उपकरण सामग्री की प्रासंगिकता से, मतलब यह कितना रिलायबल होगा और लोगों के साथ, और शोध समस्या की प्रकृति के बारे में ज्यादा। कुल मिलाकर ये नेचर को बताने का काम करेगा कि जो रिसर्च प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसका नेचर कैसा है। जैसे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो आपको जिससे चिड़चिड़ापन लगता होगा, तो आप उसके सबसे पहले ऊपरी बिहेवियर को देखकर ही आप सोचते इससे क्या बहस करनी। अगर इससे बात करना शुरू किया तो ये मेरा आधा घंटा टाइम वेस्ट करेगा, तो आप क्या करते हो? उसके फेस को देख के ही चले जाते हो, नहीं चले जाते हो? कंटेंट में हमेशा सबसे पहले उसके फेस को देखते हैं, फेस को देखने के बाद ही कंटेंट के अंदर जाते हैं। तो जब कभी कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर फेस वैलिडिटी का नाम भी आएगा। इसी को फेस वैलिडिटी भी बोलते। क्या बोलते हैं? फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी। ठीक, अब फेस वैलिडिटी में क्या होता है? फेस वैलिडिटी में होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए ऐसा टूल का हम प्रयोग करते हैं जो है एक सरसरी निगाह से देख लिया जाता है, एक बहुत तेजी निगाह देखते हैं, इसलिए फेस टू फेस या फेस वैलिडिटी कहा जाता है। इसका की पॉइंट लिख लो कि इसमें या इसके अंतर्गत एक सरसरी निगाह से देखा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। क्लियर है? बताओ ये कंटेंट वैलिडिटी। इसके और नाम भी अगर आप जानना चाहोगे इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसके की पॉइंट्स नोट करो। मैंने क्या बताया अभी? सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड नेचर। हाँ, लिखेंगे नेचर कभी नहीं लिख के आता, ऑब्जेक्टिव लिख के आता है जी। ऑब्जेक्टिव कॉमा नेचर। ठीक, ऑब्जेक्टिव कॉमा नेचर। अब किसका देखते हैं बताओ? अब देखते हैं किसका भाई? ये ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, उद्देश्य भी देखेंगे और उसकी प्रकृति भी देखेंगे। तो हम देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम की।
आरबी की, आरबी का फुल फॉर्म लिखिएगा रिसर्च प्रॉब्लम की, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर का ही हम लोग देखेंगे। पहली बात तो रिसर्च प्रॉब्लम को चेक करने के लिए वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पहले पॉइंट में, पहले भाग में कंटेंट वैलिडिटी होती है। कंटेंट का मतलब होता है जिसको हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने के बाद उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये अनुमान नहीं लगा रहे, यहाँ पर वैधता कहता है कि जाओ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को चेक करो, उसके नेचर को चेक करो, तब उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करो। ये 2 पॉइंट बताता है। जैसे अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि एक उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि उपलब्धि के परीक्षण के लिए सामग्री वैधता का मूल्यांकन करके किया जाता है। अब उपलब्धि का परीक्षण क्या करना है, किसी बालक के बुद्धि की उपलब्धि के बारे में हमें जानना है, तो उसके संबंधित जो सामग्री होगी उसकी वैधता का हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को कैसे देखेंगे। इसमें कहा जाता है कि जो उनको ऑब्जेक्टिव्स, जो उनको निर्देशात्मक उद्देश्य दिए गए हैं, क्या उनकी मदद से क्या वो चीजें सीख पा रहे हैं कि सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। व्यावहारिक चीजें जैसे अध्ययन में जैसे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पुस्तकों के साथ साथ क्या बाहरी चीजों के आवरण या बाहरी चीजों के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्या 2 बालक एक साथ बैठकर अपने इंडिविजुअल वो आपका क्या कहते हैं डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसमें, ठीक है। ये चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को देखने का मामला आता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं इसको कहीं कहीं हम लोग सैंपलिंग वैलिडिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। सैंपलिंग वैलिडिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे का ही हम लोग निकालते हैं इसमें, इसीलिए इसको सैंपलिंग वैलिडिटी भी कहा जाता है। और तीसरा नाम एक और जान लो, सैंपलिंग वैलिडिटी के साथ साथ ऊपर लिखते हैं ना, नाम ऊपर लिखते हैं। ये हो गया नंबर 1। दूसरा लिखेंगे सैंपलिंग वैलिडिटी। सैंपलिंग वैलिडिटी होता है, ठीक। इसी को एक नाम और जानते हैं, एक नाम और इनका है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। लॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं, ठीक। लॉजिकल वैलिडिटी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कंटेंट में अब देखिए सैंपलिंग में भी, अब देखिए सैंपलिंग कह लो, लॉजिकल कह लो, फेस कह लो या कंटेंट कह लो, चारों का नाम एक ही। इसमें इसकी एक डेफिनेशन सीधी सीधी आप लिख सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो कि जितना एरिया कवर करना है उतना एरिया कवर किया कि नहीं किया, इसका पता हमें कंटेंट वैलिडिटी बताता है, फेस वैलिडिटी बताता है, सैंपलिंग वैलिडिटी बताता है या लॉजिकल वैलिडिटी बताता है, ठीक है। चारों का नाम एक ही है, ठीक है। सर वो लाइन फिर से एक बार बोल दें। हाँ लिखिए, जितना एरिया कवर करना है, देखिए जितना एरिया कवर करना चाहते हैं, जितना एरिया कवर करना चाहते हैं वह किया गया या नहीं, इसके बारे में जानकारी हमें देता है। इसीलिए जब इतनी बातें आप करोगे तो इसीलिए चौथे पॉइंट पे इसको आइटम एनालिसिस भी बोलते हैं, सॉरी आइटम एनालिसिस, आइटम वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी भी बोलते हैं, ठीक। ये भी बोलते हैं, चाहे लॉजिकल वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी, सैंपलिंग वैलिडिटी, इतने नाम आपको देखने को मिलेंगे। जब इतनी चीजें आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब कभी लॉजिक लगाओगे या सैंपलिंग करोगे या आइटम वैलिडिटी करोगे या फेस वैलिडिटी में भी कोई होता है, कहते हैं कि जो ज्योतिष होते हैं वो केवल चेहरे को देखकर आपकी चीजों को बता देते हैं, ठीक है। जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो याद रखिए, या कोई सब्जेक्ट टीचर होता है वो क्वेश्चन पेपर देखता है और क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद बता देता है कि ये पेपर कठिन बना है कि सरल बना है।
केवल ऊपरी ही सतह को देखकर ही जब कोई अनुभव करके बताता है कोई चीज, तो वो होती है आपकी कंटेंट वैलिडिटी होती है। क्लियर है? बताओ। जी सर। क्लियर। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट चेकिंग जो है या एक्सपर्ट के द्वारा जो चेक किया जाता है वो कंटेंट में आएगा, क्राइटेरियन में आएगा या कंस्ट्रक्ट में आएगा। तो याद रखिए, एक्सपर्ट केवल देखता है, ऊपरी भाग को केवल देख के आपको चीजें बता देगा, फिर उसके अंदर कोई और व्यक्ति काम करेगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का काम होता है, तो क्या लिखेंगे? एक्सपर्ट चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जामिन होगा लिखेंगे, ठीक, एग्जामिन जो किया जाएगा वो एग्जामिन किया जाएगा, एक्सपर्ट चेक करेगा, एक्सपर्ट चेकिंग होगी, एक्सपर्ट के द्वारा उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। फिर इसमें जब एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाएगा तो यहाँ पे जब एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के लिए दो पॉइंट होंगे, या तो एक्सपर्ट चेक करेगा या फिर हम स्टैटिकल एनालिसिस इसका करेंगे, या फिर हम इसका दोनों आएगा। एक्सपर्ट चेकिंग करें, जब एक्सपर्ट चेकिंग करें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ सर, क्लियर। हाँ, सबसे अच्छा ये क्वेश्चन आप बताया ना कि सब्जेक्ट टीचर देख के क्वेश्चन पेपर को बता देता है कि वो कठिन है, ये सर इससे याद रख सकते हम लोग कि कंटेंट यानी विषय वस्तु, और विषय वस्तु के ही सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वो देख के बता देते हैं कि ये सरल है कि कठिन। हाँ, सामग्री या विषय वस्तु है इसका। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ सब लोग? हाँ सर, क्लियर हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आएगी। अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में क्या कहा जाता है? अब इसके जो है सबसे पहले क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसके हम लोग इसको जो है अगर और नामों को भी जान लेंगे तब हमको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्राइटेरियन रिलेटेड को हिंदी में मानदंड संबंधित वैधता कहते हैं। इसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी। ठीक, इसी को इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी भी बोलते हैं। जब इतनी चीजें हम लोग को समझ में आई कि दूसरा नाम जो हमने इनको पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा अनुमान हमें लग गया। इसमें कहता है मानदंड का मतलब होता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है, कहता है कि इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन या निर्णय लेने की स्थिति में जब हम लोग कोई फैसला लेने की स्थिति में हो, फॉर जैसे सिचुएशन, सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्टेड बाय अ रिसर्च टूल। ठीक, कहता है निर्णय लेने की स्थिति में या चयन या वर्गीकरण करने में जब व्यक्ति की अपेक्षा पर आधारित होता है तो एक शोधकर्ता उपकरण द्वारा भविष्य के अनुसार का प्रदर्शन करता है। क्या कहता है? एक्सपेक्टेड टू, कहता है इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एज प्रिडिक्टेड बाय अ रिसर्च टूल। मतलब कि मानदंड किसी भी चीज को देखकर, मतलब कि इसमें शाम को मैंने सोचा था क्लास लेंगे लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसमें खड़े होना बड़ा मुश्किल था। सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी काफी बढ़ गई है। चल, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे क्राइटेरियन रिलेटेड टेस्ट हम लोग देख रहे हैं।
क्राइटेरिया का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, जो कि मानदंड होता है। अब मानदंड जब कभी निर्धारित करते हैं तो याद रखिए इसमें कहता है कि जब दो लोगों के बीच हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हम मानदंड कहते हैं क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, तो क्राइटेरिया को फिक्स करने के लिए या तो ऊपर वाले को देखते हैं या फिर नीचे वाले को देखते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्राइटेरिया वाले में कंपेयर करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयरिंग। तो इसका की पॉइंट क्या होगा? कंपेयरिंग करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। अब कंपेयर करें, अब जैसे इसमें कहा निर्णय, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। अब जब डिसीजन कब लोगे? जब आप दो या दो से अधिक लोगों के बीच कंपेयर कर लोगे। कंपेयर करने के बाद रिजल्ट निकाल लोगे, इसीलिए इस पर डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? डिसीजन डिसीजन लेने की पूरी इसमें क्या रहती है, इसके अंदर एबिलिटी रहती है डिसीजन लेने की। अब जैसे इसमें एग्जांपल कैसे देखो, इन्होंने कहा कि एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण या रेटिंग स्केल को लिया जो भविष्यवाणी करता हो और यह किस तरह का व्यवहार था, मतलब कहता है कि इसमें किस तरीके का व्यवहार करता है, ये भविष्यवाणी करने का एक इरादा कहने में, मतलब कहते हैं कि अगर कोई बालक जो है कुछ समय में, मान लो कोई क्लास 6 में फर्स्ट आ रहा है, फिर धीरे धीरे क्लास 7 में फर्स्ट आया, क्लास 8 में ही फर्स्ट आया, तो ये टीचर कह देते हैं कि ये आने वाले समय में क्लास 10th में भी फर्स्ट डिवीजन आएगा पूरे क्लास में। तो ये क्या हुआ, अभी की कंडीशन को लेकर उन्होंने भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट किया है ना। इसीलिए जब भविष्य के बारे में बताते हैं या कहते हैं तो इसीलिए इसमें जोड़ दिया गया प्रिडिक्शन। अब बात आती है कि इसमें जब प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग को प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी पढ़ने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है, क्राइटेरिया के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जगह है यहाँ पर कि ऊपर वाला साफ करके बना दे, ऊपर वाले को साफ करके बना दे ना। ठीक, ऊपर वाले को साफ करके हम बना रहे हैं। देखिए मेरी आवाज आ रही है? बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक, तो हाँ ठीक, तो अब हाँ, क्राइटेरियन रिलेटेड जब टेस्ट देखते हैं तो इसके मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड होता है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते ही हमको पता चल जाता है। तो सबसे पहले कंकरेंट होता है। कौन होता है? एक होता है कंकरेंट वैलिडिटी होती है और दूसरा होती है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पढ़ते हैं लोग। 2 तरीके की वैलिडिटी ये होती है, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं ये। अब इसके टाइप्स होते हैं तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जब कंकरेंट में होता है, करंट की सिचुएशन को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। जैसे 2 लोगों को देखा, 2 लोगों को देखने में हमने डिसीजन लिया कि करंट में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, तो ये करंट सिचुएशन को देखता है, लेकिन करेगा कंपेयर करके ही बताएगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपका करंट सिचुएशन देखता है। फिर नेक्स्ट एक होता है सिमल्टेनियस। ठीक है, सिमल्टेनियसली। ठीक, सिमल्टेनियसली ये भी एग्जाम में कभी कभी लिखा हुआ अगर आपको आ जाएगा तो बता सकते हैं। ठीक है, कि एक जैसी जब 2 चीजें होती हैं और एक ही समय में आपको डिसीजन देना होता है, तो इसके अंदर हम इसको लाने का प्रयास करते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं हम लोग। सर सेकंड का वो मीनिंग क्या है, मतलब लेटर क्या है, एक बार बता दें। हाँ, किसका? ये सबसे पहले क्राइटेरिया को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं। तो 2 भागों में जब डिवाइड होता है तो इसमें कहता है कि जब कभी हम किसी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं या उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसके आउटकम को जब कभी हम देखते हैं फ्यूचर में, उसके पास्ट में, तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर जब
जब कभी भी उनके परफॉर्मेंस के बारे में करेंगे तो प्रिडिक्शन में चला आएगा आपका। लेकिन वहीं पर जब कंकरेंट में क्या होता है, कंकरेंट में होता है कि तुरंत हाल फिलहाल में ही जब हम कभी कोई चीज देखते हैं कंपेयर करके दोनों के बीच में बताना पड़ता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आखिर इन दोनों में क्या प्रोफेशनल डिसीजन। जब कभी हम कहते नहीं है कि मान लो प्रोफेशनल रूप से जब हम डिसीजन लेते हैं कुछ ही क्षणों में तुरंत का तुरंत, तो वो आपका कंकरेंट वैलिडिटी के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, क्या आता है, कंकरेंट वैलिडिटी के अंतर्गत आ जाता है आपका। ठीक है, अब बात आती है एक और भी चीजें आती हैं जो एग्जाम में हाँ जो एग्जाम में पूछा गया उसको मैं बता दूं कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को और किन नामों से पूछा गया एग्जाम में बोला गया है इंपीरिकल। क्या बोला गया, इंपीरिकल, स्टैटिकल, इसको बोला है इंपीरिकल, स्टैटिस्टिकल। ठीक है, इंपीरिकल, स्टैटिस्टिकल और फ्यूचर। आपसे कोई कह दे कि फ्यूचर वैलिडिटी कौन सी होती है या स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी कौन सी होती है या इंपीरिकल वैलिडिटी कौन सी होती है, तो ये सब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि केवल स्टैटिकल वैलिडिटी बोलेगा, लेकिन यहाँ पर स्टैटिकल एनालिसिस इसमें किया गया है, जबकि वहां पर स्टैटिकल वैलिडिटी के बारे में बात करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। बताओ। हाँ सर, हाँ जी सर। सर ये जो करंट के नीचे आप लिखा उसकी स्पेलिंग क्या है वो मुझे नहीं समझ में आ रही है। और इसकी है ठीक, ये आपकी ठीक। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसकी एक लाइन लिखी थी, वो लाइन लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसमें लिखा था डेमोन्स्ट्रेट द क्राइटेरिया ऑफ फिलिंग टूल्स, लिखा था डेमोन्स्ट्रेट, ठीक क्या लिखा, डेमोन्स्ट्रेट द क्राइटेरिया, ठीक, डेमोन्स्ट्रेट द क्राइटेरिया ऑफ फिलिंग टूल, क्राइटेरिया ऑफ फिलिंग टूल। ठीक है, फिलिंग टूल, इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपके थे क्राइटेरिया रिलेटेड टेस्ट जो था आपका। नोट कर लिया, चले आगे। 2 सेकंड। हाँ हाँ, आराम से थोड़ा। सर मतलब हम पहला जो होता है कंटेंट होता है उसको हम एक तरीके से ओवरव्यू लेते हैं बस सारे उसका ओवरव्यू लेते हैं और बाय एक्सपर्ट, अपने से नहीं, बाय एक्सपर्ट के थ्रू, बाय एक्सपर्ट। हाँ जी सर, बाय एक्सपर्ट के थ्रू हम ओवरव्यू लेते हैं। और जो क्राइटेरियन होता है उसका एक मानदंड हम निर्धारित करते हैं और ऊपर नीचे जो भी या तो लो या तो हाई हम उसका मानदंड देखते हैं। हाँ, पिछले रिकॉर्ड, लेकिन माइंड में ये मेकअप करना है, पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे और कंपेयर करेंगे तभी डिसीजन लेंगे। मानदंड मतलब क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि 60% वाले ही फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, ठीक, और 45 से 40% वाले सेकंड डिवीजन कहलाएंगे, उससे नीचे वाले 30% वाले जो वो थर्ड डिवीजन कहलाएंगे। ये क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना, डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। फिर तो यहीं से आप पकड़ लोगे इसको, क्राइटेरिया को जी। अब इसमें परिवर्तन मतलब कंपेयर करके हम डिसीजन लेंगे।
हाँ, कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट द क्राइटेरिया ऑफ फिलिंग टूल। कहता है डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, परिवर्तित करने वाला। कहता है कि मानदंड का जो परिवर्तित मानदंड का जो स्थान, जो परिवर्तित स्थान जो होता है, खाली होता है, उसको भरने का काम जो करता है क्राइटेरियन रिलेटेड टेस्ट करता है। यहाँ पर क्लियर ये पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ। यहाँ इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अब हम लोग चलते हैं किधर, आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विथ द एक्सटेंट। हाँ, रिकॉर्डिंग में चेक कर चल रही थी कि नहीं चल रही थी। हाँ, कहता है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विथ द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर ए स्पेसिफिक ट्रेटर कंस्ट्रक्ट। मतलब कहते हैं कि निर्माण वैधता या रचनात्मक, इसी को नाम रचनात्मक बोलते हैं। रचनात्मक वैधता का संबंध उस सीमा से है जहां तक एक परीक्षण विशिष्ट क्षेत्र को मापता है। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र को मापता है जो बनाए गए हैं। अब इसमें और क्या कहता है, कहता है कि दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज इसेंशियल फॉर दोज टेस्ट which are used to assess individual on certain psychological traits and abilities। मतलब कहते हैं इस प्रकार की वैधता जो है उन परीक्षणों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनका उपयोग निश्चित रूप से व्यक्तियों का आकलन करने के लिए किया जाता है, जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षणों और क्षमताओं को, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप में क्या उनके गुण हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। वहीं पर इन्होंने एक लाइन और जोड़ के बताते हैं कि जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्ट और एंजाइटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, चिंता आती है, बुद्धि आता है, प्रेरणा आती है, दृष्टिकोण आते हैं आपके, ठीक है, दृष्टिकोण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये सब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर है पॉइंट। जब इतनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अब की पॉइंट भी लिख ले, जिसमें अगर इतनी चीजें, इसीलिए इसमें बोलता है कंस्ट्रक्ट बिहेवियर। क्या होता है इसमें, क्या होता है कंस्ट्रक्ट बिहेवियर। ठीक, कंस्ट्रक्ट बिहेवियर होता है। फिर इसमें हाई ऑर्डर कंसेप्ट इसमें होता है। क्या होता है, हाई ऑर्डर कंसेप्ट होता है। हाई ऑर्डर कंसेप्ट के साथ साथ इसमें हैप्पीनेस, एंजाइटी, ऑनेस्टी, मोटिवेशन, ये सब लिख लो। हैप्पीनेस, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में लिखिए हैप्पीनेस, एंजाइटी, एंजाइटी आपकी, एंजाइटी के साथ साथ और लिख लो, मतलब जैसी इतनी आती है, इंटेलिजेंस आता है आपका, मोटिवेशन आता है, ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग आती है आपकी, जस्टिस आता है, हो गया, समझ में आया ये, बताओ। जी सर जस्टिस भी बोला आपने। क्या हो रहा था सर, आपने जस्टिस भी बोला है। जस्टिस न्याय वाला। देखिए डिसीजन में और न्याय में डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, जी ठीक है जी। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिलायबिलिटी पर चलते हैं। रिलायबिलिटी पर चले, सब लोग तैयार हो रिलायबिलिटी पढ़ने के लिए?
सर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या हो गया है सर? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी एक ही बार सब। अच्छा अच्छा, तो चलो आज हम लोग वैलिडिटी को पढ़ा है। वैलिडिटी के टाइप्स के ग्राफ है आप बना लोगे। ऐसे ग्राफ आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे, जो कि 1 जून से हम लोग 10 जून के बीच में पूरी 10 यूनिट को रिवाइज कर लेंगे ना, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल मिलेगी। चलिए, तो फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में मिलते हैं 6 बजे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद सभी को।